आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बच्चे एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि 15 मिनट का जो आपको सेक्शनल टाइमिंग मिला है उसके अंदर इंग्लिश को कैसे टैकल करना है और साथ ही साथ जो रिपीटर्स हैं उनको किस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ चलना है और जो हमारे बिगनर्स हैं उनको किस तरीके से चलना है, उसका पूरा प्लानिंग जो बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिकल प्लानिंग है उसके साथ हम चलेंगे। वो पूरा का पूरा जो आपका रोड मैप है, ब्लू है, उस हिसाब से। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपने मल्टीपल वीडियोस देखा होगा, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देखी होगी, कहीं ना कहीं आप डिलेमा में होंगे कि ये वाला फॉलो करें, ये वाला फॉलो करें। तो एक प्रैक्टिकल चीज जो सच में काम करेगी उस स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ शुरुआत हम यहां से करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेट्स हमारी हैं प्री और मेंस की, तो प्री अगस्त या सितंबर में होना है। अब जिसमें अगर मैं मई को देख लूं तो 4-5 दिन हमारे पास बचे हैं, उसके पास जून और जुलाई। मैं अगस्त को कंसीडर नहीं करूंगा। अगस्त को इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा, जिस बच्चे को भी तैयारी करनी है वो इतने ही दिनों में, जो उसके पास 64 टू 65 डेज बचे हैं, इतने में ही उसको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। तो अगस्त को आपको कंसीडर करना ही नहीं। आप ये मान के चलो कि आपके पास मोटा मोटा 60 डेज बचे हैं। तो इस 60 दिन के अंदर जो भी एसएससी सीजीएल को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, अगर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो उनके पास ऐसे बच्चे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या उनके पास ऐसे टैक्टिक्स होने चाहिए, किस तरीके से इन चीज़ों को वो टैकल कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, जहां पे कॉन्फिडेंट भी रहें, पॉजिटिव भी रहें और एक्यूरेसी भी उनका मेंटेन रहे। तो पहले तो ये हमने देख ली। और मेंस की डेट है हमारा दिसंबर के अंदर। तो मतलब ऑलमोस्ट जब भी दिसंबर में डेट इसकी आ जाए, मिड में आ जाए या पहले आ जाए या लास्ट में आ जाए, तो हमारे पास 60 दिन है। तो 60 दिन के अंदर पहले इंग्लिश में हम देख लेते हैं। प्री में जैसा कि आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट आपको मिलेगा, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे मिलेगा और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मेंस में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मिनट। अब इसमें जीएस भी आएगा, लेकिन अभी हम जीएस की तो बात नहीं करेंगे, उसके लिए 20 मिनट मिलेगा। ठीक है, एक बार आप नोटिफिकेशन में आपने देख ही लिया होगा। इसके ईच क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे 1/3 यानी 0.33 जो है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम क्या है पता है? पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए आपको 25 क्वेश्चंस मिलते थे, तो जनरली आप 8 मिनट में 7 मिनट में आप करके चले जाते थे और आपको पता था कि किसी में अगर आपको डाउट है तो वापस आकर के उसको आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी अगर यहाँ पे इंटरफेस ओपन होता है इंग्लिश को लेकर के, तो 15 मिनट्स आपको वहाँ पे अपने बिताने पड़ेंगे जैसे भी करके, और उसके बाद आप आगे वहाँ पर बढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो एक एक करके हम देखेंगे। लेकिन कोर फिलॉसफी की बात करते हैं। इंग्लिश क्यों जरूरी है? जैसा कि आप लोगों को पता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यानी जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ्स में वीक हो या जीके जीएस में आपको ऐसा लगता है इतना ज़्यादा ब्रॉड है, कैसे उसको हम मैनेज करेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि जनरली होता है कि बच्चे जीएस में कितना भी पढ़ लेते हैं कम ही होता है उनके लिए। तो अब जीएस पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चंस उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं बन पा रहे हैं, तो आप कहाँ से उसकी भरपाई करोगे? तो इंग्लिश एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर गेन किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम देखिए दूसरी चीज क्या है, चलो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो समझ में आ गया। यहाँ पे हमें बात करनी है एक्यूरेसी पे। ठीक है, होता क्या है कि पहले लोग तुक्का मार देते थे, तुक्का मारने के बाद आगे बढ़ जाते थे और बाद में आके उसको करेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन अभी आप रैंडम अटेम्प्ट्स नहीं कर सकते हैं, आप तुक्का बिल्कुल आपको मारना ही नहीं है, आपको पूरा का पूरा फोकस अपनी एक्यूरेसी पे रखनी है। अब एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए? मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 पूरे के पूरे आप अटेम्प्ट्स करो, आप इसमें अटेम्प्ट्स करो 23 करो, 22 करो, 24 करो। मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है कि भाई हमें एक्यूरेसी करनी है, यानी जो भी करें सही करें, सीधी सीधी बात है। अब इसमें हमें यह भी नहीं करना है कि हमने बस 17 किए, 18 किए, 16 किए, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी हमें जो जाना है वो 22 से लेकर के 24 25 तक अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मॉक एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप मॉक एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका रैंक इंप्रूवमेंट होगा। कभी भी क्वांटिटी, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे। उनको ये टारगेट होता है दिन में 2 या 3 या 4 जितने भी मॉक टेस्ट हम लगा लें, लेकिन वो एनालिसिस करना भूल जाते हैं। देखिए जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको जो अपने वीक एरियाज होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमें यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद आप उस पर मेहनत करोगे। जैसे सपोज करो आपने लगाया, अब आपको पता चला कि वोकेबलरी आपकी वीक है या फिर ग्रामर के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे या कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या किए, जैसे मान लीजिए 5 आपने मॉक लगाए, 5 मॉक्स लगाने के बाद आपने ऑन एन एवरेज देख लिया, ऑन एन एवरेज आपने देखा वोकेबलरी में आपकी गलती हो रही है सपोज, तो आप पता वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। लेकिन जब तक आप एनालिसिस करोगे ही नहीं तब तक आपका इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, और इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो रैंक इंप्रूवमेंट या फिर क्वालिफिकेशन तक या सिलेक्शन तक तो बात तो पहुंचेगी नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ बच्चे इंग्लिश की बात करें तो आपको पता है 3 पिलर हैं इसमें, वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रेंशन। देखो जब भी तक 2024 तक टीसीएस का पेपर हो रहा था, तो टीसीएस में 2024 तक आप कोई भी पेपर उठा करके देखेंगे
आपको जो सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा वो मिलेगा वोकेबलरी का। वोकेबलरी अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ, एंटेनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें होमोनिम्स और मिस स्पेल्ट अगर आप ऐड कर लो। और देखो जो फिलर्स के क्वेश्चंस आते थे, फिलर्स के भी क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो वोकेबलरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो वोकेबलरी बेस्ड है अगर उसको भी आप ऐड कर लो, और कहीं ना कहीं अगर हम क्लोज टेस्ट में चलते हैं तो क्लोज टेस्ट में भी जनरली जो हमें सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जो फिल करते हैं उसमें वोकैब का रोल होता है। तो आप जरा देखो वोकैब का कितना बड़ा वेटेज था, बहुत ज़्यादा वेटेज था। यानी अगर मिला जुला करके देखें 13 से लेकर के 14 या 15 क्वेश्चन तक वोकेबलरी से ही रिलेटेड चीज़ें हमारी आती थी। बाकी में बचे हुए जो हमारे होते थे वो कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट होता था और आपका ग्रामर वाला पार्ट होता था। लेकिन जब से 2025 के अंदर वेंडर चेंज हुआ है उसमें जो ग्रामर का वेटेज है वो भी थोड़ा बढ़ा है। तो आपको जो ये वोकेबलरी पे ध्यान देनी ही देनी है, साथ ही साथ आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना है क्योंकि इसका भी वेटेज बढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट है, अब आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इस 2 महीने के अंदर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। यानी ये तीनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि तीनों चीज़ों का जो वेटेज है ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हो आप, या फिर यूं कह लीजिए कि वोकेबलरी और उसके ऑलमोस्ट पहुंच गया है ग्रामर, और बचा जो आपका है वो आता है कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट। अब इसमें देखो स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करते हैं, दोनों को लेकर के चलेंगे, फ्रेशर को भी लेकर के चलेंगे, रिपीटर्स को भी लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले रिपीटर्स की बात करते हैं। भाई रिपीटर्स वालों को क्या करना है कि देखिए मैं रिपीटर्स को ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि इनका ऑलरेडी इन्होंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा, किसी से भी किया होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, पेड लेकर के पढ़ा होगा, कहीं से भी अपना यूट्यूब से पढ़ा होगा। तो जो भी बच्चे अपना पूरा कर चुके हैं उनको क्या करना है, देखो हमने 2 वीक का प्लान रखना है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक। अब फर्स्ट वीक में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट वीक में हम सेक्शनल टेस्ट और ग्रामर दोनों लेकर के चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में ये जो हमारा सेक्शनल टेस्ट होगा ये फर्स्ट वीक में भी होगा और ये सेकेंड वीक में भी होगा। सेक्शनल टेस्ट आपको कितने देने हैं, एटलीस्ट 5, मतलब आपको हफ्ते में 5 दिन सेक्शनल टेस्ट तो देना ही देना है। और वो जो आप सेक्शनल टेस्ट देंगे उसका आपको एनालिसिस भी करना ही करना है। और ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में मान लीजिए आपने किसी से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी रूल्स आपने जो भी पढ़ रखे हैं उसे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है एक बारी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते समय आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा, ये तो आपको बताया होगा, जैसे नाउन, नाउन में जो फर्नीचर और सीनरी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे 2025 में कम से कम 16-17 क्वेश्चन आए। उसी तरीके से एडजेक्टिव में आप जाओगे तो एडजेक्टिव में जो सुपरलेटिव डिग्री वाले होते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, डबल कंपैरेटिव वाला कॉन्सेप्ट होता है, इससे बहुत ज़्यादा, यानी जो डिग्रीज वाले होते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। उसी तरीके से हर टॉपिक में, जैसे प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से वर्ब में बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है। अगर टॉपिक की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो जब आपने अपना नोट्स बनाया होगा उस नोट्स में आपने होप्स हो कि हाईलाइट किया होगा कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, एक बारी आपको अच्छे से रिवीजन करना है। पहले वीक में आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कर लो और उसका प्रॉपरली आप रिवीजन कर लो, साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट देते रहो और उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट देते टाइम आप उसकी एनालिसिस भी करते रहो। जो अपने वीक एरियाज हैं, जो आपका वीक पॉइंट्स है, उसको नोट डाउन करते रहो और उस पर मेहनत करते रहो। जैसे ही हम वीक 2 में आएंगे, देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, न्यू 25 वोकैब कंपाइलेशन। अब क्या है, जब तक टीसीएस था तो ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2024 तक के, ठीक है। मैंने 2024 में सारे एग्जाम 23 के, 22 के, 21 के, उसके पहले के हमने सारे के सारे देख डाले हैं। तो उसमें आप देखोगे कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था। लेकिन जैसे ही 2025 हुआ, 2025 में जैसे आप सीजीएल उठा करके देख लो तो सीजीएल में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, सीएचएसएल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं अगर पूरी बात आपको बताऊं, जैसे सीजीएल में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सीएचएसएल में उतने ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं है। एमटीएस में भी नए ना के बराबर हैं। फेज 13 की बात करें तो उसमें भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 30 से 35 नए वर्ड्स हमको देखने को मिले। उसी तरीके से स्टेनोग्राफर में भी कुछ नए वर्ड्स हमको देखने को मिले। मतलब ये नहीं कहूंगा कि पूरे के पूरे नए वर्ड्स ही आ रहे हैं, आप इसको 60-40 का रेशियो समझ सकते हो। 60% आज भी जो टीसीएस पैटर्न पे पूछी जाती थी वही वोकैबुलरी आ रही है, 40% में आपकी नई वोकैबुलरी आ रही है। तो मान के चलता हूं कि जो 60% वाला है ये आपका ऑलरेडी तैयार होगा, और ये जो आपका 40% वाला है ना, उसके लिए मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, यानी मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सिर्फ नई वोकैबुलरी की बात कर रहा हूं, और नई वोकैबुलरी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके लिए एक वन शॉट, ठीक है, इसी वीक के लास्ट में आ जाएगा, जिसमें मैं सारा का सारा सीजीएल भी, सीएचएसएल भी, सीपीओ, एमटीएस, फेज 13 और स्टेनोग्राफर और इवन आईबी, ये 7 एग्जाम्स जो हुए हैं उनकी पूरी जो नई वोकैबुलरी, सिर्फ नई डिफिकल्ट
जो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछी जाती है, जो कॉन्टेक्चुअल है, उनका हमने कंपाइलेशन बनाया है, जो कि इस वीक के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप पूरा का पूरा जो नई वोकेबलरी है उसको आप कर सकते हो। तो आपको ये फर्स्ट वीक में करना है, ये आपको सेकंड वीक में करना है, और आपको इसी तरीके से सेक्शनल टेस्ट देते रहना है। बाकी फ्रेशर को देखिए क्या करना है। अब जिनके पास 2 महीने आपको बचे हैं, अब 2 महीने में वो बच्चा क्या करे। इनका तो चलो सिलेबस पूरा है, इनके लिए ईजी है। आपके लिए देखो क्या करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ग्रामर की, मैं ये देखो, अभी अगर आप ग्रामर पूरा कंप्लीट करना चाहोगे तो अभी पॉसिबल ही नहीं कि पूरा का पूरा ग्रामर आप कंप्लीट कर पाओ। तो अभी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अभी के टाइम पे हम आपको ये बोलेंगे, यानी रिपीटर्स को और फ्रेशर्स को भी, जो आपका दफ्तर सीरीज है ना, दफ्तर सीरीज में मैंने क्या किया है, पूरी ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ। उसमें ऑलरेडी मैंने 20 क्लासेस ले ली हैं, अभी अराउंड 15 क्लासेस मैं और लूंगा, और उस 15 क्लासेस यानी टोटल 35 से 40 क्लासेस के बीच में पूरा का पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा। और वो ग्रामर पढ़ाया किस तरीके से गया है, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब है, उसमें ऐसे टॉपिक को या ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो 3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 4 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसको हमने क्या कर दिया है, हटा दिया, यानी उसको फिल्टर कर दिया है। तो अभी ना रिपीटर्स के लिए या फिर फ्रेशर के लिए जो बेस्ट है कि 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं, तो 2 महीने में जो हमारी दफ्तर सीरीज है, उस दफ्तर सीरीज के अंदर जो ग्रामर की क्लासेस चल रही है, ऑलरेडी 20 क्लासेस से ज़्यादा हो चुकी है, उसको आप एक बारी देख लो। उसमें कैसे पढ़ाया गया है कि जैसे हमने पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके एग्जाम्पल्स कराए, फिर 2025 और 26 के जो भी अभी एग्जाम्स हुए हैं उनके लेटेस्ट हमने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। तो उससे प्रॉपर आपको आइडिया भी लग जाएगा कि 25 में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे आप 26 का अंदाजा लगा सकते हो, और साथ ही साथ आपको सारा का सारा रिवीजन भी मिल जाएगा। तो ये बच्चे जो हैं ये भी रिवाइज कर सकते हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो फ्रेशर हैं वो कर सकते हैं। इससे आपकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ग्रामर को लेकर के, ठीक है। और वहां पे सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। यानी अभी आपको मैं फिल्टर करने के लिए कहूं कि भाई नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, वर्ब के जरा फिल्टर करके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, कर ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग उसमें प्रॉब्लम होगी, आपको शायद जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो इंपॉर्टेंट हो ही ना। तो बच्चे इस वजह से हमने उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, तो ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे, आप दोनों को यही मेरा रहेगा, हाईली रिकमेंडेड है, एक बार गो थ्रू कर लेना, तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब ये क्या करना है आपको ना, अपना फर्स्ट वीक लेना और सेकंड वीक लेना है, इन दोनों में आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट तो आपका चलता ही चलता रहेगा। अब जैसे जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी, सर हमसे गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। आप अपने आप को इस 2 महीने के लिए तैयार कर रहे हो, तो ये जब आप दोगे तो आपसे गलतियां होंगी, उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आप सिर्फ करते रहो करते रहो, जहाँ पे आपको लगता है एनालिसिस करो, जहाँ पे आपको गलतियाँ लगती हैं उसको सुधारने पे, उसको इंप्रूवमेंट करने पे थोड़ा सा फोकस करो। अगर वोकेबलरी में हो रही है तो वोकैब की वीडियो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 1 शॉट आने वाला है। ग्रामर में गलती हो रहा है तो ग्रामर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए, ठीक है। अब आपको दिक्कत हो रही कॉम्प्रेंशन वाले पार्ट में, तो बच्चे कॉम्प्रेंशन वाले पार्ट में 2 चीज़ें अपना लेना, तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। पहला, जो तुम एडिटोरियल अगर नहीं पढ़ते तो एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो, क्योंकि इस बार देखो जो तुम्हारा CHSL 2025 का मेंस हुआ था उसमें सीधा सीधा डायरेक्टली इन्होंने मेंशन किया था कि ये एडिटोरियल से उठाया गया है। तो एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, उसके जो आर्टिकल्स हैं उसको एक बार रीड करो, उसको रटो नहीं, बस ये देखो कि किस चीज़ के बारे में, जैसे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे किस चीज़ की चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर कोई भी ऐसे बर्निंग इशूज़ होंगे, जो करंट इशूज़ होंगे, तो उससे पूछे जाने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं हमारा, ठीक है। तो तुम्हें भी वही न्यू वोकेबलरी ये भी करनी ही करनी है, और अपना सेक्शनल टेस्ट 5 दिन दे करके उसका एनालिसिस आप लोग को करना ही है। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट कैटेगरी देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्या सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है? नहीं करना। अब 2 महीने में सारी चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं, हम उन चीज़ों पे करेंगे जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 6 क्वेश्चन 2023 में थे, 6 24 में थे, 25 में देखो 21 आ गए। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 33 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन 25 में देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो इस पर फोकस करना है। आर्टिकल्स 2023 में 14 तो आए थे, लेकिन 24 में 9 और 25 में 1, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा आर्टिकल पढ़ के जाना है। पहले आर्टिकल से क्वेश्चन इसी तरीके से आते थे एग्जाम में, कहीं 1 आ गया, कहीं 9 आ गया, कहीं 7 आ गया, लेकिन 2023 में देखो सीधा सीधा 14 दे दिया गया था CGL के अंदर। तो एक बारी पढ़ जरूर लेना, उसमें वही एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर स्पेसिफिक अगर हम चीज़ों की बात करते हैं तो द, अगर इन जनरल बात करते हैं AN, तो मिला जुला करके यही कॉन्सेप्ट होते हैं। एक बार इसको पढ़ लेना। आर्टिकल भी मैं पढ़ाऊंगा अभी जो दफ्तर सीरीज चल रही है, तो टोटल इसका 24 क्वेश्चन हैं, 23 24 25 मिला के। टेंस एंड वर्ब फॉर्म इसकी बात करें तो 23 में 18 थे, इसमें 11 थे, और 25 में भी 11 आए हैं। और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स की बात करें तो देखो 23 में 2 क्वेश्चन थे, 24 में 16 थे, और 25 में 4 थे। टोटल 22 क्वेश्चन है। फिक्स प्रेपोजिशन, इस बार फिक्स प्रेपोजिशन ने बाजी मारी है। आप देखो 23 में इसके सिर्फ 1 क्वेश्चन थे, 24 में 8 क्वेश्चन थे,
और 22 क्वेश्चंस आए थे आपके 2025 में, तो टोटल कितने हैं 31। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे फोकस तो करना ही करना है, साथ ही साथ ये जो हमारे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं इस पर भी करना है, और टेंसेस एंड वर्ब फॉर्म है इस पर भी करना है। बाकी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, एक बारी गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। और मैंने उतना ही कॉन्सेप्ट आपको उसके अंदर पढ़ा रखा है। जैसे मैं आपको किसी के पेड बैच को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना, अपने पेड बैच को सजेस्ट कर रहा हूँ। ये 2 महीने में मैं करूंगा भी नहीं, मैं बस यूट्यूब पे जो सीरीज बिल्कुल क्रिस्प कंसाइज चलाया जा रहा है ना, बस मैं कहूँगा उसी को एक बार गो थ्रू करो। जैसे एडजेक्टिव 2 क्लास में खत्म है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 क्लास में खत्म है, प्रोनाउन 3 क्लास में खत्म है, बस उतना रेलेवेंट कंटेंट ही पढ़ करके हमको वहां से जाना है। उसके बाद बच्चे इधर आ जाओ। अब देखो जो सीजीएल में फिल इन द ब्लैंक्स आए थे तुम्हारे 2025 के, एक बार उसको देखना। फ्रेजल वर्ब्स और कोलोकेशन से कम 15 क्वेश्चन आए। अब इसमें क्या है, इस तरीके के एक्सपैंड ऑन हो गया, गेव इन हो गया, साई अवे फ्रॉम हो गया, इस ये वाले ज्यादा बार रिपीट किए गए। अगर एडवांस वोकेबलरी की देखें तो इसमें 14 क्वेश्चन थे। एडवांस वोकेबलरी का मतलब मेरा ये है, जैसे हमने यहाँ पे क्वेल दिया, सुपरफ्लुअस दिया, सुपरफ्लुअस तो खैर इजी है, डिवॉल्व दिया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इन्होंने कहने का मतलब है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन दिए जिसकी वोकेबलरी बहुत ज्यादा रिपीटेड नहीं थी, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी कि आप बार बार उसको सुनते हैं। तो इस पर भी आपको वोकेबलरी पे तो फोकस करके जाना है। इन्वर्जन एंड कोरिलेशन से भी तकरीबन 12, ये जो नो सूनर रेयरली नीदर नॉर वाले होते हैं इनसे भी काफी क्वेश्चन फंसे हैं। आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन से भी 12 क्वेश्चन, जिसमें एडाप्ट टू हो गया, और उसके बाद आपका टेंटामाउंट टू हो गया। देखो ये नए नए वर्ड्स दिए गए थे इसके अंदर। फिर स्पेलिंग और वर्ड फॉर्म्स में 11 थे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑब्फ्यूस्केशन आया था जिसका मतलब अनक्लियर होता है, ब्लेटेंट आया था, यहाँ रिसरेक्शन आया था, मतलब इस तरीके के वर्ड स्पेलिंग में पूछे गए। पहले स्पेलिंग में भी वर्ड्स पूछे जाते थे लेकिन इतने लेंदी, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते थे, इस बार ये पूछे गए हैं। तो यहाँ भी आपका फोकस होना चाहिए। बाकी जो टेंसेस एंड कंडीशनल्स हैं उनसे मिला के भी 14 क्वेश्चन दिए गए थे। ये वुड हैव रिसीव्ड, विल हैव फाइल्ड। अब ये जो विल हैव फाइल्ड है, अगर मैं टेंस में अगर आप लोगों से बात करूँ तो पढ़ लेना, टेंस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन आता है, और उसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर जैसे हम पास्ट में चलते हैं तो पास्ट परफेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट में अगर हम लोग जाएं तो जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, मतलब अगर कोई भी टेंस में डोमिनेट करता है तो वो परफेक्ट वाले करते हैं, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। तो उसको नोटिस करना, अच्छे से उसको एनालाइज करना और पढ़ लेना। अगर वही फिर से बोलूंगा एकदम क्रिस्प चाहिए चीज़ कि सर ये जो आप बता रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, वो फॉर और सिंस वाले। तो इन्हीं चीज़ों को सिर्फ अगर हमें रिवाइज करना है, पढ़ना है, तो वो जो दफ्तर सीरीज हम चला रहे हैं उसमें ग्रामर वाला जो पार्ट है वहां से कर सकते हो आप। उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स, जैसे ये 2 वीक में हमने जो चीज़ें आपको बताई वो आपने कर लिया कि हमने पूरा रिवीजन कर लिया, जो नए हमारी वोकेबलरी थी वो हमने देख लिया, सेक्शनल टेस्ट दे करके हमने उसको इंट्रोस्पेक्ट किया, सेल्फ एनालिसिस किया कि हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, कैसे गलतियाँ हैं। तो बच्चे यहाँ पे 2 वीक के बाद तुम्हें क्या करना है, कंप्लीटली खुद को शिफ्ट करना है फुल मॉक पे, पूरा मॉक अब आपको लगाना शुरू करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर देनी है, यानी अच्छे से थोड़ा सा एग्रेसिवली आपको करना शुरू करना है। और आफ्टर एवरी मॉक एनालिसिस आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड टारगेट देम स्पेसिफिकली। मतलब जी, जब जैसा हमने आपको सेक्शनल टेस्ट में भी बताया था, यहाँ पे भी आपको बताऊंगा, जब भी आप फुल मॉक टेस्ट देना है आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पे फोकस नहीं करना है, बजाय जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका एनालिसिस जरूर करिएगा। जब एनालिसिस करेंगे तो फिर आपकी जो कमियां होगी वो भी समझ में आएगी, आप उसको इंप्रूव करोगे रिवाइज करके, तब वहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, इसमें क्या है, आपको करना क्या है कि जब आप एनालिसिस करो तो एनालिसिस करते समय क्या करनी है, आपको एक नोटबुक बनानी है, एरर नोटबुक, यानी क्या क्या आप गलतियां उसके अंदर कर रहे हो उसको नोट डाउन करना है। अपनी जो मिस्टेक है उसको एनालिसिस करनी है, जो वीक टॉपिक है उसको आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी इंप्रूव, यानी आपको अपनी वो स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपनी जो मिस्टेक है, गलतियां, उसको एनालिसिस करनी है और वीक टॉपिक को आपको नोट करना है। जैसे मान लीजिए टेंसेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एडजेक्टिव से इस बार जो हमारे क्वेश्चंस है, डिग्रीज से उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। एक हमारा टॉपिक था जैसे मूड, अब मान लीजिए मूड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इस बार, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से हर एग्जाम्स के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। जनरली ये लोगों को कंफ्यूज करता है। जैसे आज मैं शाम में 5 बजे इसको पढ़ाने वाला भी हूँ, ठीक है, कंप्लीट मूड एक ही वीडियो में, इसको आज हम खत्म कर देंगे। तो जैसे अगर इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो वीक टॉपिक को नोट कर लो कि यार हमें अच्छा मूड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, हम इसके बारे में नहीं जानते, मूड को पढ़ लेते हैं, टेंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। या फिर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीपोजिशन को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको फिर से वही कहूंगा, बच्चे ये तुम्हारा नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑडिट है,
ठीक है, ये मत सोचना कि डिमोटिवेट मत होना कि सर हमारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, हमसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें नॉलेज का, तुम 60 दिन में खुद को तैयार कर रहे हो, ठीक है, उस 60 दिन के बाद तुम्हें पेपर देना है। जैसा कि तुम्हें पता है कि तैयारी, तुम फ्रेशर हो तो उतना कंप्लीटली अच्छे से नहीं हो पाई है, तो कहीं न कहीं तुम्हारे दिमाग में दूसरा ऑप्शन होगा 2027 वाला, लेकिन फिर भी 2026 में इतना लग करके करना है कि देखते हैं कि अगर हम पीछे भी रहते हैं तो कितने मार्क्स से पीछे रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो जो गैप होगा, उस गैप को तुम्हें फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो लापरवाही मत करना, लग करके करना, रिपीटर से ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब साथ में खड़े होकर के रखना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जो भी गैप बचा है वो 2027 के अंदर तुम फुलफिल कर लोगे। उसके बाद जी, इंग्लिश में पहली चीज़ आपको क्या करना है, कंपटीशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स बच्चे एक्यूरेसी। देखो, जब से सेक्शनल टाइमिंग आया हुआ है, अब सारा खेल एक्यूरेसी का है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर अगर तुम जितनी एक्यूरेसी के साथ चीज़ें करोगे, मैं कह रहा हूँ तुम सिर्फ 22 करो, 22 सही कर दो, 23 करो, 23 सही कर दो, 24 करो, 24 सही कर दो। यानी एक तो तुम्हें तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, रैंडम अटेम्प्ट्स तुम्हें नहीं करने हैं, सिली मिस्टेक से तुमको बचना है, ये गलती मत करना। अब देखो, क्यों तुम्हें एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि तुम्हें 15 मिनट मिलेगा, तो एवरी स्टूडेंट गेट्स ओनली 15 मिनट, सम हाउ इट इज़ मोर अबाउट एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि सबको 15 मिनट मिलने वाले हैं, तो 15 मिनट में क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई 24 कर जाता है लेकिन उसमें 2 से 3 सिली मिस्टेक निकल गए, तो काम तो खत्म हो गया वहीं पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, एक्यूरेसी की है, ये दिमाग में बैठा लो कि हमें जितने भी करने हैं वो एक्यूरेसी के साथ ही करना है। उसके बाद जी, दो तरीका मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट अ सेक्शनल मॉक। ठीक है, पहला वोकैबुलरी और ग्रामर। देखो, ये बच्चे, पहला है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि भाई, अगर आपका जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, आप अगर इसमें बहुत ज़्यादा वीक हो, तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, आप वोकैबुलरी को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, वोकैबुलरी में देखो होता क्या है, या तो आपको चीज़ें आती हैं या तो नहीं आती हैं, है ना, ये चीज़ होता है। इस बार 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, वोकैबुलरी के अंदर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, एलिमिनेट करके आंसर आप अपना दे सकते हो। जैसे सीजीएल में पूरा ऐसे ही है, सीएचएसएल में भी ऑलमोस्ट ऐसा है, स्टेनोग्राफर में भी आपका ऐसा ही है, फेस 13 में भी आपका ऐसा है, जिसमें 3 पॉजिटिव होंगे, 1 नेगेटिव होगा, या 3 नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा। अगर नए वर्ड्स आते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नए वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये वाला आप एक बारी देख लेना, एलिमिनेट कर लेना उसको। ठीक है, तो वोकैबुलरी, उसके बाद ग्रामर में आपका एरर है, इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक है, और लास्ट में अपना कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट आप रखना। क्योंकि देखो, कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट क्या है ना, वो आपका पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग पे है। अब जो बच्चा वीक होता है, जो फ्रेशर है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पहले कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट पे आ गया, अब वो डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट इस बार 2025 में जो दिया गया है, वो काफ़ी लेंदी और कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, आप उस पर आए, उसके बाद वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम भी ले रहा है, 15 मिनट जो टिक 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 कर रहा है, दिमाग अलग आपका प्रेशर में है, टेंशन में आप हो, तो आप ना इधर के होगे ना उधर के होगे। तो आप ऐसा कर लेना, अगर आपको कॉम्प्रहेंशन वीक लगता है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा एवरेज है, पहली पहली बार देने जा रहे हैं, तो पहले वोकैबुलरी पे, उसके बाद ग्रामर पे, फिर आप कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट पे टारगेट करना। लेकिन जो रिपीटर्स हैं, उनको क्या करना है, आपको ये जो आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको, और मैं बोलूंगा इसको पहले शुरू करना, कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को, क्योंकि ये तुम्हारा 7 से 8 मिनट के अंदर जो भी तुम्हारे क्लोज टेस्ट है, या फिर क्लोज टेस्ट के अलावा पैसेज जो आता है, या पैसेज आया क्लोज टेस्ट है, दोनों में कोई भी, या जो तुम्हारे पैराजंबल्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसको पहले तुम करना, और इसको करने के बाद जो वोकैबुलरी और ग्रामर है, वो 6 से 7 मिनट में निपटा देना। क्योंकि अगर बाद में तुम कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट रखोगे और तुम्हारे पास अगर टाइम, क्योंकि देखो, कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट स्कोरिंग तो होता है, उसमें सबको प्रॉब्लम होती है। देखो, वोकैबुलरी और ग्रामर ऑलमोस्ट तुम्हारे बराबर सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। वोकैबुलरी में लोग 19-20 हैं, ग्रामर में सब 19-20 हैं, लेकिन कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में अगर तुमने मेहनत कर ली, तो यहाँ पे 19-20 नहीं होता है, यहाँ पे 21 या 17 वाला रेशियो बनता है। तो अगर कोई कॉम्प्रहेंशन में नीचे रह गया और तुम यहाँ से उठ गए, तो तुम अच्छा खासा स्कोर लेकर के जा सकते हो सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, यानी कट ऑफ में तो तुम पार कर ही लोगे। तो ये इस तरीके से आपको कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट, फिर से वोकैबुलरी वाले पार्ट पे आपको काम करना है। ठीक है, बाकी मैं 2 चीज़ें सजेस्ट करूंगा। पहला, एक तो आपका दफ्तर सीरीज जो चल रही है, सुबह वोकैबुलरी की क्लासेस, उसमें हम पूरे के पूरे सिर्फ नए वर्ड्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, उसको देख सकते हैं। और शाम में ग्रामर में सिर्फ उन टॉपिक को कवर किया जा रहा है, उसमें टॉपिक के उस कॉन्सेप्ट को जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब बच्चे, यहाँ पे जो भी बच्चे जैसे 2 महीने बाद बैच देना, एग्जाम देना चाहते हैं, तो बैच को लेकर के जो हमारी वीओडी बैच है, एक बार तुम इसको गो थ्रू कर सकते हो। इस वीओडी बैच में तुम्हारे 2019 से लेकर के 2025 तक के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया गया है विद कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने क्या बताया, कॉम्बो बैच बनाया है। लेकिन जैसे इंडिविजुअल बैच भी अपने पास है, जैसे जनरली आप देखोगे लोग बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करते हैं, थोड़ी वोकैबुलरी की क्लासेस देते हैं, और 10 क्लासेस आपको कॉम्प्रहेंशन का देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते।
मैं क्या है, जैसे आपका ग्रामर है कंप्लीट मिलेगा आपको, आपका वोकेबलरी पूरी कंप्लीट मिलेगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट वो भी पूरा कंप्लीट मिलेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस। ये हमारे 4 बैचेस हैं, और अभी फिलहाल 4 बैचेस ऑफर में 199 के हैं। जैसे अगर कोई भी बच्चा मान लो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के साथ आपका ग्रामर करना चाहता है, वोकैब करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ये 199, अगर वो इंडिविजुअल बैच लेना चाहता है तो। बट अगर आप चाहते हो सर इंडिविजुअल बैच न लेकर के हम पूरा कॉम्बो लेना चाहते हो, तो कॉम्बो 499 रुपीज़ में है, पूरा 2025 तक अपडेटेड कंटेंट है, ये भी आप ले सकते हो, यहाँ से भी अपनी तैयारी आप कर सकते हो। बाकी जो हमने आपको दफ्तर सीरीज बोला वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो कैसी लगी? होप्स हो कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाली है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल था, बहुत ही रेलिवेंट था। अगर इस तरीके से चलेंगे सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी में, आपको देखो 60-40 का रेशियो रखना। ग्रामर में सिर्फ उन कॉन्सेप्ट को टारगेट करो जो पूछे जा रहे हैं, 2025 में पूछे गए, 2024 में पूछे गए। वोकेबलरी में जो रिपीट हुए बहुत बारी हैं, एक बार उनको, बाकी जो तुम्हारे नई वोकेबलरी हैं एक बार तुमको उनको अच्छे से ढंग से देख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना मॉक टेस्ट लगाते रहो, उसका एनालिसिस करते रहो, और जहाँ पे अपनी कमियां हैं उसको बस मैक्सिमम प्रैक्टिस करो जिससे वो इम्प्रूव होता रहे। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।